Hi, I am Hema and I will discuss atomic and molecular previous year CSIR net examination questions. So this is our first question, in which we are given with ground state energy of hydrogen atom, that is 13.6 electron volt with a negative sign, and we are required to find ground state energy of positronium. Okay, so sorry, what is positronium atom? So positronium is basically is bound state of electron, is bound state electron and its antiparticle, which is positron. Okay, so this is positron. तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके अबाउट हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. लेकिन पॉजिट्रॉनियम क्या है, बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉनियम एटम में उसमें न्यूक्लियस की बजाय एक पॉजिट्रॉन आ जाएगा सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन उसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे. तो बेसिकली ये डिफरेंस है हमारा हाइड्रोजन एटम में और पॉजिट्रॉनियम एटम में. तो इससे क्या होगा, अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ग्राउंड स्टेट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के z की पावर 4 के, z की पावर स्क्वायर के और e की चार्ज की पावर 4 के. बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं 8h² एप्सिलॉन 0 क्यूब. और हमें मतलब फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, n², सिर्फ हमें यहाँ पे मास पे ध्यान देना है. क्योंकि अब जब यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह पॉजिट्रॉनियम ने ले ली तो उससे क्या होगा, जो हमारा रिड्यूस मास होगा, रिड्यूस मास हम बेसिकली कैसे निकालते हैं, 2 बॉडी सिस्टम का मास ऑफ 1 बॉडी इंटू मास ऑफ सेकेंड अपॉन मास ऑफ फर्स्ट प्लस मास ऑफ सेकेंड. तो जब हमारा हाइड्रोजन एटम की बजाय पॉजिट्रॉनियम एटम होगा तो वहाँ पे रिड्यूस बॉडी मास का कॉन्सेप्ट आएगा. तो उसमें क्या करेंगे अब हम रिड्यूस मास निकालेंगे और एनर्जी क्योंकि हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो अगर मेरे को ए हाइड्रोजन गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और रिड्यूस मास, तो मेरे को बेसिकली इस एटम का रिड्यूस मास निकालना है. चलो निकालते हैं. अब क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, तो दोनों का मास तो सेम ही होगा क्योंकि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मास हमेशा सेम होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ E प्लस इंटू मास ऑफ E माइनस अपॉन मास ऑफ E प्लस प्लस मास ऑफ E माइनस. अब क्योंकि मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास यहाँ पे बचेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हमारे पास हाइड्रोजन था तो वहाँ पे तो हमारा सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ओके. लेकिन जब हमारे पास पॉजिट्रॉनियम आ गया तो वहाँ पे हमारा रिड्यूस मास क्या आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2. तो हमें बेसिकली बस एनर्जी को 2 से डिवाइड करना है, तो वही हमारी पॉजिट्रॉनियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी. तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है -13.6, तो एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम क्या होगी, -EH/2, दैट इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a laser is operating at 500 nanometer and the position of Stokes line is given and we are asked about position of anti-Stokes and Stokes lines. So ये किसका क्वेश्चन है, ये है रमन स्कैटरिंग का क्वेश्चन. तो रमन स्कैटरिंग में क्या होता है, रमन
रमन स्कैटरिंग में बेसिकली हमारा कोई भी एटम होता है, अगर हम उस पर कोई फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो एटम एक्साइट हो जाता है और फर्दर वो अपने एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होके एक फोटोन फिर से एमिट करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो रमन स्कैटरिंग होती है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। ये जब हमारी, मान लो कि मैंने h न्यू एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराया और ये कोई मेरा एटम था, ये मान लो कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी लेवल में वो एक्साइट हुए और फिर जब वो डी एक्साइट हुए उन्होंने मेरे को सेम एनर्जी का फोटोन फिर से दे दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये कौन सी टाइप की स्कैटरिंग होगी, ये होती है रमन स्कैटरिंग, सॉरी रेले स्कैटरिंग। लेकिन जब मेरे को सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन ना मिलके ज़्यादा या कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिलता है तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस का। तो जो एंटी स्टोक लाइन होती हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज पे लाई करती हैं और जो स्टोक लाइन होती हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे लाई करती हैं। ये होता कैसे है, मान लो कि ये मेरे 2 एनर्जी लेवल हैं E1 और E2। सपोज ये मेरा h न्यू एनर्जी का फोटोन है जो मैंने इस पे इंसिडेंट कराया, तो जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स होंगे वो हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होंगे और फर्दर डी एक्साइट होंगे h न्यू नॉट। तो जो हमारा इंसिडेंट फोटोन था उसने मेरे इस लेवल को एनर्जी प्रोवाइड करी जिससे कि मेरे इलेक्ट्रॉन फर्दर हायर लेवल में गए और मेरे को फिर से एक फोटोन मिल गया जो कि कम एनर्जी का है, क्योंकि कुछ एनर्जी इसको एक्साइट करने के काम में आ गई, इसलिए जो मेरे को बाद में जो फोटोन मिलेगा वो कम एनर्जी का मिलेगा और वो कॉरस्पॉन्ड करेगा मेरी स्टोक लाइंस को। लेकिन एंटी स्टोक के केस में क्या होता है, एंटी स्टोक में बेसिकली अगर मैं कोई फोटोन इंसिडेंट करा रही हूँ और मेरा कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में है पहले से ही, अगर ये डी एक्साइट होता है तो इसमें क्या होगा, इस फोटोन की एनर्जी और इतने एनर्जी डिफरेंस की जो एनर्जी होगी वो ऐड हो जाएगी और मेरे को फाइनली एक फोटोन मिलेगा जो कि इन दोनों का सम होगा और वो इससे हायर एनर्जी का होगा। तो जो हमारी ये मान लो कि मेरा फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो मेरी एंटी स्टोक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है सबसे, फिर मेरी रेले की उसी फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा मेरे को जिस फ्रीक्वेंसी पे मैंने फोटोन इंसिडेंट कराया, और स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी कम। तो हमारे पास अब हमें स्टोक और एंटी स्टोक का निकालना है। अब देखो हमें गिवन क्या है कि जो हमारी लेज़र है वो 500 नैनोमीटर पे ऑपरेट कर रही है, यानी कि लैम्डा ऑपरेशन इज इक्वल एज 500 नैनोमीटर। अब क्योंकि हमें पता है कि न्यू इज इक्वल सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि जो मेरे सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर मेरे को मेरी लाइट मिलेगी तो वो होगा रेले स्कैटरिंग, लेकिन अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे मेरे को लाइट मिलेगी तो वो होगा स्टोक और एंटी स्टोक। तो क्योंकि लेज़र मेरी ऑपरेट कर रही है 500 नैनोमीटर पे, तो मेरे को 500 नैनोमीटर पे तो स्टोक और एंटी स्टोक कभी भी नहीं मिल सकते, क्योंकि स्टोक और एंटी स्टोक हमेशा लेज़र जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है उसके हायर या लोअर लेवल पे मिलता है। तो यानी कि जो भी मेरे लैम्डा स्टोक और लैम्डा एंटी स्टोक होगा वो 500 नैनोमीटर नहीं होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखें डायरेक्टली तो ऑप्शन ए में क्या गिवन है 481.5 और 520 नैनोमीटर, तो इसमें कहीं भी हमारा जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है वो नहीं है। लेकिन बाकी तीनों ऑप्शंस में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 500 नैनोमीटर प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो सीधे सीधे डिस्कार्ड हो गए। तो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए
कि अगर मेरी लेज़र किसी भी फ्रीक्वेंसी या किसी भी वेवलेंथ पे ऑपरेट कर रही है तो मेरे को स्टोक और एंटी स्टोक लाइन कभी भी उस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिलेंगे। इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। सो हमें क्या पता चला कि स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन्स नेवर occur at the position of laser operation wavelength और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया ये। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मतलब ये 500 नैनोमीटर प्रेजेंट नहीं होता तो आप कैसे निकालते? तो देखो हमारे पास लैम्डा एक्साइटेशन गिवन है 500 नैनोमीटर, लैम्डा एक्साइटेशन। तो यहाँ से आप डेल्टा न्यू एक्साइटेशन निकाल लेते, ये जो कि हो जाता 1/, लैम्डा एक्साइटेशन। फिर उसके बाद स्टोक और एंटी स्टोक की पोजीशन निकालने के लिए न्यू ऑफ स्टोक इज न्यू प्लस डेल्टा न्यू और न्यू ऑफ एंटी स्टोक इज न्यू माइनस डेल्टा न्यू। और ये न्यू क्या हमें गिवन है? ये रहा 770 नैनोमीटर सेंटीमीटर इनवर्स। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन हाइपरफाइन इंटरेक्शन हमें गिवन है हाइपरफाइन इंटरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो Sc और Sp है वो डिनोट कर रहे हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और हमसे पूछा है कि स्प्लिटिंग बिटवीन दीज टू लेवल्स, यानी कि हमें हाइपरफाइन इंटरेक्शन गिवन है और हमसे दो लेवल्स के बीच की स्प्लिटिंग पूछी है। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? इसको बेसिकली यही इस स्टेप से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हमें इंटरेक्शन गिवन है Sc डॉट Sp और हमारी जो स्टेट्स हैं वो हमें क्या गिवन है? 3s1 एंड 1s0। तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं टोटल स्पिन लिख सकती हूँ। अब अगर इसको मैं स्क्वायर करूँ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा? s² और इस टर्म का स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होगा? Sc² प्लस Sp² प्लस 2 Sc डॉट Sp। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए Sc डॉट Sp। तो यहाँ से इसको थोड़ा मतलब इक्वेशन को बैलेंस करके हम इस टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि किसके इक्वल आएगी? Sc डॉट Sp इज 1/2 s² माइनस Sc² माइनस Sp²। तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे जो s है वो क्या डिनोट कर रहा है? s इज √s s+1 h कट, और यहाँ पे s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ये प्रोटॉन के लिए होगा। तो हमारे पास अब जो दो स्टेट गिवन है तो हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। पहले s की, तो पहले स्टेट के लिए देखते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिसिटी गिवन है 3, तो मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल होती है? मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1। 2s+1 किसके इक्वल है? 3 के। तो यहाँ से सॉल्व कर लो 3, तो 2s इज इक्वल टू 2, यानी कि s आ गया 1। और अब 2s+1 अगर 1 पुट करूँगी इस स्टेट के लिए तो उसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? 2s+1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो s की वैल्यू 0। यानी कि मेरे पास जो ये मेरी दो स्टेट्स थी इनके लिए मेरे पास s की दो वैल्यूज आ गई, जो कि है s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बस ये टर्म सॉल्व करनी है इन दो वैल्यूज के लिए। अब स्पिन ऑफ प्रोटॉन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो पता ही है, जो कि होगी हाफ। अब पहले s इज इक्वल टू 1 के लिए देख लेते हैं।
सो फॉर S इज इक्वल टू 1 हमारे पास H क्या आ जाएगा, ये SE.SP की वैल्यू जो हमने निकाली उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो A/2 S² माइनस SC² माइनस SP²। अब इन टर्म्स की भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो A/2 H कट स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि S² अभी मैंने बताया था किसके इक्वल होगा, S+1 H कट स्क्वायर के। तो ऐसे ही सिमिलरली S+1 माइनस SC+1 माइनस SP+1। अब फॉर S इज इक्वल टू 1 के लिए और SP इज इक्वल टू 1/2 के लिए हमारे पास मान लो कि मेरा E1, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ S इज इक्वल टू 1 के लिए E1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AH कट स्क्वायर अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ, तो 1 × 2 माइनस 1/2 × 3/2 माइनस 1/2 × 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो H कट स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/4 तो ट्वाइस ऑफ 3/4 हो गया, 2 × 3/4, ये कट गया 2, तो 2 माइनस 3/2 से क्या वैल्यू आएगी, 2 माइनस 3/2 इज 1/2। ये देखो यहाँ पे 4 माइनस 3/2 तो 1/2 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, AH कट स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब सेम वे में S इज इक्वल टू 0 के लिए, अब अगर मैं S इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ और SC और SP की वैल्यू हाफ ही रहने दूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा 0 आ जाएगा, 0। अब माइनस 3/4 का ट्वाइस, तो यानी कि माइनस 3/2। तो मेरी पहले E1 मेरे पास आई AH कट स्क्वायर बाय 4। अब इसको मैंने E2 से डिनोट कर लिया, 4 S इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा कितना आ गया, माइनस 3AH कट स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो ये मेरा हायर लेवल है और ये मेरा लोअर लेवल है, मेरे को एनर्जी डिफरेंस निकालना है, कैलकुलेट द स्प्लिटिंग बिटवीन दीज टू लेवल्स। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये E1 है और ये E2 है, मेरे को इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, डेल्टा E। सो डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा E क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दो बस, AH कट स्क्वायर बाय 4 माइनस का 3AH कट स्क्वायर बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 4AH कट स्क्वायर बाय 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, AH कट स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ D1 एंड D2 लाइंस फॉर सोडियम एट हायर टेम्परेचर इज। हमसे बेसिकली D1 और D2 लाइंस का इंटेंसिटी रेशियो पूछा है, तो पहले तो पता हमें होना चाहिए कि D1 और D2 लाइंस क्या होती हैं सोडियम की। तो सोडियम D1 एंड D2 लाइन, ये बेसिकली ट्रांजिशन होता है D1 लाइन और D2 लाइन। तो D2 लाइन होती है 2p 3/2 से, जब 2p 2s 1/2 में मेरा ट्रांजिशन होता है, और D1 लाइन होती है जब 2p 1/2 से 2s 1/2 में मेरा ट्रांजिशन होता है। यानी कि मेरे पास 2 p लेवल हैं, p 1/2 p 3/2 और ये हो गया मेरा s 1/2। सो अगर मेरा ट्रांजिशन p हाफ से s 1/2 में हो रहा है, यानी कि ये सोडियम D1 लाइन होगी, और p 3/2 से p s 1/2 में जब मेरा ट्रांजिशन हो रहा है, ये सोडियम D2 लाइन होगी। अब इंटेंसिटी का रेशियो कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी का रेशियो बेसिकली J वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली निकलता है। सो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, इंटेंसिटी रेशियो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2J + 1 के।
अब हमें बस जे की वैल्यू चाहिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमें पहले D1 और D2 लाइंस की मतलब ये पता होनी चाहिए थी कि D1 लाइन कौन सी होती है और D2 लाइन कौन सी होती है। फिर हमें बस जे की वैल्यू चाहिए यहाँ से, और देखते हैं हम। अब देखो D1 और D2 लाइन, सो D1 लाइन मेरी ये है और D2 लाइन मेरी ये है। अब इसमें जो इंटेंसिटी रेशियो में जो J की वैल्यू होती है, अब आप पूछोगे कि ये यहाँ पे तो दो J वैल्यूज़ हैं, जैसे इसमें तो सेम ही वैल्यू है, लेकिन जो मेरी D2 ट्रांजिशन है इसमें J की दो वैल्यू हैं, 3/2 और 1/2। सो इसमें से कौन सी वैल्यू मैं चूज़ करूँ, ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे हमेशा J की वैल्यू वो यूज़ होती है जो कि हायर हो। सो J इज इक्वल टू J मैक्स। सो हमें J मैक्सिमम वाली वैल्यू यूज़ करनी है। सो रेशो निकाल लेते हैं, रेशो ऑफ D1 एंड D2, ये क्या हो जाएगा हमारा 2J2 + 1 अपॉन 2J1 + 1। अब J2 की वैल्यू कौन सी चूज करनी है मेरे को, हायर वैल्यू, ओके। और यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो J1 के लिए वैल्यू हो गई हाफ और J2 के लिए वैल्यू हो गई 3/2। अब बस ये वैल्यूज वहाँ पुट करो और सॉल्व करो। सो 2 × 3/2 + 1 अपॉन 2 × 1/2 + 1, तो यहाँ से मेरा आ गया 4/2, और जो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2:1। तो मेरा आंसर कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन डी। तो हमें D1 D2 लाइंस पता होनी चाहिए, मतलब बहुत आसानी है ये ट्रांजिशन याद रखना कि एक D2 हो गई 2p 3/2 से 2s 1/2 में, और D1 हो गई 2p 1/2 से 2s 1/2 में। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एटम है जिसका मास m है और उसे एक्साइट किया गया है एक फोटोन से, तो उसका मास फिर हो गया m + डेल्टा। अब हमसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पूछी गई है जो इस ट्रांजिशन में यूज़ हुई है। सो इसमें क्या गिवन है कि कोई एटम था जो कि मेरा स्टेट मास m में था। अब इस पे मैंने कोई फोटोन इंसिडेंट कराया, मान लो कि hν एनर्जी का। अब जो मेरा ये एटम था ये m + डेल्टा स्टेट में पहुंच गया। मेरे से पूछा है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। सो हमारे पास क्या है, पहले मास m है, मतलब कोई एटम है जो कि जिसका मास m है, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी mc²। अब उस पर कोई फोटोन मैंने इंसिडेंट कराया जिसकी एनर्जी है hν। तो ये मेरी हो गई इनिशियल कंडीशन कि कोई मेरा एटम था मास m का जिस पे मैंने फोटोन इंसिडेंट कराया। अब ये मेरा किस स्टेट में पहुंच गया, m + डेल्टा स्टेट में पहुंच गया। सो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, अब एनर्जी हमें पता है कि E = √p² c² + m² c4, और जहाँ पे कि मोमेंटम E = pc और E = hc/λ। सो यहाँ से हम रिलेशन निकाल लेंगे, pc = hc/λ, सो λ = h/p। अब यहाँ पे देखो p² c² m + डेल्टा स्क्वायर c4। अब हमें ऑप्शंस में कहीं भी मोमेंटम गिवन नहीं है, सो मोमेंटम की वैल्यू पुट कर लेंगे। मोमेंटम की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, E/c। सो mc² + hν किसके इक्वल हो गया, E/c² c² + m + डेल्टा स्क्वायर c4। अब मेरे को यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो उससे क्या हो जाएगा mc² + hν का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे
ये डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर है और उसके मल्टीप्लिकेशन में भी सी स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा ई स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल्टा स्क्वायर और C4। हमने ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया दोनों साइड स्क्वायर करके। अब बस हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है और हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमें एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या हो गया, E इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए। कहीं भी ऑप्शंस में मेरे पास ना तो एनर्जी है ना मोमेंटम है, तो इसलिए इस मोमेंटम को E/c मैंने पुट किया, या फिर यहीं पे मैं एच न्यू बाई सी भी कर सकती थी। तो अब देखते हैं आगे। सो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी। अब देखो इसका स्क्वायर करते हैं। सो ये हो गया एम स्क्वायर C4 प्लस एच न्यू स्क्वायर प्लस 2 एच न्यू और एम सी स्क्वायर, और यहाँ पे E की वैल्यू एच न्यू पुट कर दो, एच न्यू स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं अभी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2m डेल्टा और इंटू सी की पावर 4। अब मेरे को अब पहले कैंसिल कर लेते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो ये टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, एम स्क्वायर C4 और एम स्क्वायर C4, और यहाँ से एच न्यू स्क्वायर और ये भी एच न्यू का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, 2 एच न्यू एम सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस 2m डेल्टा और C4। अब यहाँ से मेरे को न्यू की वैल्यू चाहिए, सो बाकी टर्म्स को मैं इस साइड ले जाऊँगी। 1/2 एच एम सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस 2m डेल्टा और C4। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से मैं डेल्टा कॉमन ले सकती हूँ, डेल्टा अपॉन 2m h। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये सी स्क्वायर से ये सी की पावर 4 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे डेल्टा प्लस 2m बच गया, ये मेरी आ गई न्यू की वैल्यू। सो हमारा ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।